गवर्नमेंट 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 उप्स, ये गवर्नमेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने डेली लाइफ में ये गवर्नमेंट वर्ड सुनते हैं? ये गवर्नमेंट है क्या, कैसे काम करती है, कैसे हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनु। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, कि गवर्नमेंट का होना क्यों हमारे लिए नेसेसरी है। उसके बाद हम देखेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के जो लेवल्स होते हैं, कितने टाइप पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो काम करती है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे कि गवर्नमेंट किस किस टाइप की होती है। उसके बाद हम लॉ देखेंगे, लॉ के बारे में कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है उसका कानून बनाना क्यों ज़रूरी है। एट दी एंड हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में और वुमेन सफ्रेज मूवमेंट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? द ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल अ कंट्री। गवर्नमेंट का मतलब है कि कुछ ऐसे लोगों का समूह जो किसी भी देश पे शासन करते हैं और उस कंट्री को नियंत्रित करते हैं। गवर्नमेंट क्या है, इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलेशन है, हम सब वहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या होना चाहिए, तो हम कुछ ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो वहाँ पे उस कंट्री को, मतलब इंडिया को नियंत्रित करते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे कैसे रूल रेगुलेशन होने चाहिए। तो गवर्नमेंट वो है, पीपल का समूह है, लोगों का समूह जो कि कंट्री को नियंत्रित करता है, वहाँ पे रूल रेगुलेशन बनाता है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, उससे ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। कोई भी कंट्री है उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है? सबसे मेन जो रीज़न होता है कि अगर हमें कहीं भी कुछ भी बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोड बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, तो हम सब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कहाँ पे स्कूल बनाए जाने चाहिए या कितने स्कूल बनाने चाहिए या कहाँ पे रोड बनने की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर हम सब डिसाइड करेंगे तो सबका ओपिनियन और सबका जो सजेशन होता है वो अलग अलग होगा। इसलिए हम कुछ और सब लोगों से हम पूछ भी नहीं सकते क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है। तो कुछ हम ऐसे लोगों को डिसाइड करते हैं जो वहाँ की जो देश को होता है वो नियंत्रित करता है, और वो ये देखता है कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, कि कितने स्कूल बनने चाहिए और कहाँ पे स्कूल बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है या कहाँ पे रोड बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट हमारे लिए ज़रूरी होती है। और किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है कि प्राइस कितना कम करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ कर सकें। उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा सोशल इशू पे वर्क करती है, जैसे कि गरीबों के लिए, कि गरीबों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनकी सुविधाओं उपलब्ध करा सकते हैं, उनको खाने के लिए हम लोग कहाँ से ज़्यादा सामान दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ये भी देखती है कि जो हमारे की कोई भी कंट्री है उसकी जो बाउंड्री होती है अदर कंट्री के साथ जो होती है उसको देखती है कि कैसे हम अदर कंट्री के साथ एक शांतिपूर्वक जो संबंध होता है वो बना सके, लड़ाई झगड़े से दूर रहे, कैसे हम अपने कंट्री के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कभी कोई भी आपदा आ जाती है जैसे कि बाढ़, सुनामी वगैरह, तो कैसे लोगों को जल्दी से जल्दी उस चीज़ से बचाया जा सकता है, उनको सेफली सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा सकता है। पीपल की गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो गवर्नमेंट देखती है। हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे काम करती है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। ये जो गवर्नमेंट है, अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट इतने सारे काम करती है, कैसे पॉसिबल है इतने सारे काम कुछ लोगों का समूह कैसे कर सकता है? तो इसके लिए ना गवर्नमेंट कुछ लेवल्स पे बटी हुई है जिससे उनका जो काम है वो भी बढ़ जाता है। अगर हम सब आपस में मिलके काम करते हैं तो जो वर्क होता है ना वो बहुत ईजी हो जाता है। वैसे ही गवर्नमेंट के जो इतने सारे वर्क है ना वो कुछ कुछ लेवल्स पे बांट दिए गए हैं जिससे कि बहुत ईजी हो जाता है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लेवल पे काम करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है। एक नेशनल लेवल है, एक स्टेट लेवल है और एक हमारा लोकल लेवल है। इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा पूरा इंडिया है,
इसको अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया गया है। और एक पर्टिकुलर स्टेट में भी बहुत सारे ज़िला होते हैं। तो जो हमारा पूरा इंडिया के लेवल पे जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो हमारी नेशनल लेवल की होती है, जो कि पूरे इंडिया को देखती है। फिर उसमें वो उसका ये भी देखती है कि किस ज़िले में क्या हो रहा है, किस स्टेट में क्या हो रहा है। तो ये सब काम जो होता है वो हमारी नेशनल लेवल का गवर्नमेंट का होता है, जो पूरे इंडिया पे नज़र रखती है। उसके बाद हमारी स्टेट लेवल की सरकार आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंडिया में अलग अलग तरह के बहुत सारे स्टेट हैं, तो हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है जो उसमें वर्क करती है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, वो वहाँ की पर्टिकुलर स्टेट को देखती है कि यहाँ पे क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, उनको क्या अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। तो उस लेवल पे जो काम करती है कि स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है वो हमारी स्टेट लेवल गवर्नमेंट कहलाती है। हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है। उसके बाद हमारी लोकल लेवल गवर्नमेंट आ जाती है। लोकल लेवल गवर्नमेंट का मतलब है कि स्टेट के अंदर भी बहुत सारे ज़िले होते हैं, उनकी अपनी एक गवर्नमेंट होती है, उसको हम लोग लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट हमारी नेशनल लेवल की सरकार होती है जो हमारी पूरी कंट्री पे नज़र रखती है, उसका काम, उसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। उसके बाद हमारी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट आती है जो हमारी पर्टिकुलर डिवाइडेड होती है। हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है। उसके बाद हमारी लोकल लेवल गवर्नमेंट आ जाती है कि स्टेट के अंदर भी बहुत सारी गवर्नमेंट डिवाइड होती है, वो हमारी लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट नेशनल लेवल, सेकंड हमारी स्टेट लेवल, थर्ड हमारी लोकल लेवल। ये हमारा इंडिया है। इंडिया का एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। यहाँ पे जो पूरे इंडिया में काम करेगी वो हमारी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी। फिर उसमें स्टेट डिवाइड हो जाएगा, वो हमारी स्टेट लेवल की होगी। स्टेट के अंदर भी थोड़े थोड़े क्षेत्र में डिवाइड होता है, उसे हम लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि एक गांव के लेवल पे काम करती है। हर विलेज की अपनी एक गवर्नमेंट होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ, कि गवर्नमेंट को ये जो पावर होता है ये देता कौन है, उन्हें ये पावर अपने आप मिल जाती है या उन्हें कोई देता है। तो इसका ये जो आंसर है ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप की है। तो अगर हम ये देखेंगे, क्योंकि हर टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उस पर डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सी गवर्नमेंट कौन उन्हें पावर दे रहा है। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो डिवाइडेड होती है टू टाइप्स में। फर्स्ट हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है और सेकंड हमारा मोनार्की होता है। इन दोनों को हम देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है कि वो वैसी सरकार होती है जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है। हम कैसे चुनते हैं? हम इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं। पर्टिकुलर पीरियड में इलेक्शन होता है जिसमें लोग वोट देते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बनती है, जो भी सरकार बन रही है, उसको अपने कोई भी कानून नियम वो बना रही है, कुछ भी रूल रेगुलेशन अगर वो कर रही है, तो उसको अपने हर एक एक्शन पे, अपना कोई भी एक्शन होता है उसको डिपेंड करना पड़ता है कि वो क्यों कर रही है, इससे क्या अच्छा हो सकता है, ये सब वो बताती है। हर एक्शन को उसे अपना डिफेंड करना पड़ता है। ये जो सरकार होती है लोगों के द्वारा चुनी जाती है, मतलब ये हम सरकार को चुनते हैं इसमें, और इसमें वो सब काम को अपना डिफेंड करती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें ये सरकार आती है, अपना काम करती है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होता है, फिर दोबारा सरकार बनती है, देन ऐसे करके ये जो हमारी स्टेज है ये चलती रहती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, जिस सरकार को जनता चुनती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई होप आपको समझ आया होगा। अब है हमारा मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की का मतलब है किंग और क्वीन, मतलब कि इसमें जो सरकार होती है वो राजा या फिर रानी के पास होती है। और ये जो मोनार्की सिस्टम है, गवर्नमेंट है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मतलब कि जैसे आज मैं हूँ, कल मेरा बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, ऐसे ये जो गवर्नमेंट है ये चलती रहती है। और इस गवर्नमेंट में, मतलब कि इस मोनार्की में किसी को भी अपने काम को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं होती।
उसमें जो सारा राइट होता है वो राजा या रानी के पास होते हैं। वो अपने मनमानी ढंग से कार्य करते हैं और जनता को उसमें बीच में बोलने का हक नहीं होता। तो हमारी 2 टाइप की गवर्नमेंट हमने देखी है, फर्स्ट मोनार्की, सेकंड हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में देखा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो जनता देती है, जबकि मोनार्की में ये जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब हमारा है लॉ एंड दी गवर्नमेंट, कि किसी भी सरकार का कानून बनाना क्यों ज़रूरी है। किसी भी गवर्नमेंट का कानून बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना कानून के कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती। अगर वो काम कर भी लेगी तो भी वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने मान लीजिए एक मोटर व्हीकल है, उसके लिए हमने ये रूल बनाया है कि अगर आपके पास मोटर व्हीकल है, आप मोटर व्हीकल चलाते हो, तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपको पनिश किया जाएगा, या तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा या फिर आपको कुछ टाइम के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। तो इस डर से लोग क्या करेंगे, इस डर से लोग बिना लाइसेंस के बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर हम बिना लाइसेंस के पकड़े गए तो हमें या तो फ़ाइन देना पड़ेगा या हमें जेल हो जाएगी। तो सब लोग मोटर व्हीकल जो है चला रहा है उसके पास वो लाइसेंस बनवाएंगे। बट अगर गवर्नमेंट ऐसा बोल दे, गवर्नमेंट के पास कोई भी हक नहीं है कि वो कानून बनाए, और गवर्नमेंट सिर्फ इतना बोल दे कि व्हीकल चलाने वालों के पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने बस एक बार बोल दिया, कोई कानून नहीं है, कहीं पे ये चीज़ लिखी नहीं गई, तो कोई भी इस कानून को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा इस बात को? क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया और वो इस पर एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि उनके पास तो राइट ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट का कानून बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो कानून बना रही है तो लोगों के मन में एक डर रहता है कि ये चीज़ होगी। बात डर की नहीं है, बात होती है कि अगर हम कानून बना रहे हैं तो उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो तभी अच्छे से काम कर सकती है जब उसके पास कानून बनाने का अधिकार हो। द गवर्नमेंट मेक लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस, कि जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में रहता है जहाँ पे लॉ अप्लाई किया जा रहा है तो उसको वो मानना ही पड़ेगा। अब है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रगल के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा और डिटेल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो मेन फीचर या तत्व होता है वो क्या होता है। लोग होते हैं, क्योंकि लोग चुनते हैं अपनी सरकार को, फिर वो सरकार बनती है और काम करती है। इसमें कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्शन लड़ते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इनडायरेक्टली काम करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे काम करते हैं, जैसे कि मैं इलेक्शन में खड़ी नहीं हो रही हूँ, बट मैं उसमें वोट तो दे रही हूँ, गवर्नमेंट तो मैं ही चूज़ कर रही हूँ, तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि इसमें पावर जो होती है वो सबके पास होती है। या मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ तो मेरे पास पावर है, मैं कानून बना सकती हूँ जिससे लोगों का भला हो, वो डायरेक्टली है। बट अगर मेरे पास मैं इलेक्शन में खड़ी नहीं हो रही हूँ तो मेरे पास पावर है कि मैं अपने पसंद का लीडर चूज़ कर सकती हूँ अपने वोट देकर। तो इन दी सेंस कि डेमोक्रेसी जो है उसका मेन फीचर होता है पीपल। हम या तो इसमें डायरेक्टली इंक्लूड होते हैं या इनडायरेक्टली इंक्लूड होते हैं, बट इसमें सब इंक्लूड होते हैं। Can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in election? इसमें इलेक्शन में मिस्टेक हो गया है, ये इलेक्शन है। इसमें बोल रहे हैं कि क्या आप बिलीव कर सकते हो कि एक टाइम ऐसा था कि जब महिलाओं को और गरीबों को वोट देने नहीं दिया जाता था। तो पहले का जो टाइम था उसमें ये कहा जाता था कि जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ अमीरों को और पढ़े लिखे लोगों को है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो या फिर आप वुमेन हो या आप गरीब हो तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि अगर आप पढ़े लिखे हो और आप अमीर हो तभी आप अच्छे से चूज़ कर पाओगे कि आपका नेता लीडर कौन बनना चाहिए। बट आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति जो 18+ है उसको वोट देने का अधिकार है, उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो ये जो हमारा है ये पहले 21 एज थी, अब इसको 18 कर दी गई है। पहले के टाइम में अलग था, आज के टाइम में इसे अलग कर दिया गया है। पहले वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था महिलाओं को, गरीबों को और जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, बट आज के टाइम पे वोट देने का अधिकार सबको है।
तो पहले के टाइम पे जब ये सिस्टम था तो उस टाइम पे हमारे बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे कि गांधी जी हैं। उन्होंने बहुत सारा उनके लिए बहुत स्ट्रगल किया, आंदोलन किए थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही वोट दे सकते हैं, गरीब लोग भी अपने लिए नेता चुन सकते हैं, वुमेन को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो जब हम ब्रिटिश से लड़ रहे थे तो उस टाइम पे हम अपने वोट के लिए भी लड़ रहे थे कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी डिमांड थी कि वुमेन्स भी चाहती थी कि वोट हो, हमें देने का अधिकार हो, हम भी लीडर चूज़ कर सकते हैं अपना। गरीब लोग भी चाहते थे कि हमें भी इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हम भी इस कंट्री का हिस्सा है। तो धीरे धीरे वोट देने का जो अधिकार है वो सबको दिया गया। स्टार्टिंग में जो इसकी एज थी वो 21 रखी गई थी, बट धीरे धीरे इसको 18 एज कर दी गई है कि अगर आप 18 साल के हो, ईयर्स के हो और आपके पास वोटर ID कार्ड है तो आप वोट दे सकते हो। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज कहा गया। मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज का मतलब होता है कि वोट देने का अधिकार जो कि 18+ व्यक्ति के पास सबको है। दिस इज़ नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज का अर्थ है कि जिसमें सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। उसके बाद हमारा वुमेन सफ़रेज मूवमेंट है। पहले के टाइम में यूरोप और USA वगैरह की जो महिलाएं होती थी उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था, बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड पे था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे जो वहाँ के जो पुरुष होते थे, मैन होते थे, वो क्या करते थे, वो युद्ध में बिजी रहते थे। तो उस टाइम पे जो कंट्री की जो सत्ता होती है वो महिलाओं के हाथ में थी, महिलाएं संभाल रही थी, बट उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो धीरे धीरे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड पे आया तब महिलाओं ने अपने लिए एक आंदोलन किया कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगर हम कंट्री की सत्ता संभाल सकते हैं तो क्या अपने लिए लीडर चूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक आंदोलन किया था जिसके थ्रू उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया था यूरोप और USA की महिलाओं को। तो ये जो आंदोलन था इसे वुमेन सफ़रेज मूवमेंट कहा गया। अब हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या देखा। इस वीडियो में हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, कैसे काम करती है, किस लेवल पे काम करती है, गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं, टाइप्स ऑफ दी गवर्नमेंट के बारे में देखा। हमने देखा कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे हमारे लिए डिसीज़न लेती है। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट 3 लेवल पे होती है, पहला नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल और फिर लोकल लेवल। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट 2 टाइप्स की होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और मोनार्की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो पीपल के द्वारा चूज़ की जाती है, मोनार्की मतलब किंग और क्वीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। फिर हमने लॉ एंड द गवर्नमेंट देखा कि बिना गवर्नमेंट लॉ के गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती, उसका काम करना पॉसिबल नहीं है। फिर हमने वुमेन सफ़रेज मूवमेंट देखा कि जिसमें महिलाएं जो थी वो अपने लिए आंदोलन कर रही थी कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज देखा कि जिसमें सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, दिया गया। एट दी एंड हमने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जो स्ट्रगल हुए थे कि पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, गरीबों को भी नहीं था, बाद में धीरे धीरे दिया गया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।